वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की सनसनीखेज कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। अब जरीना मेरे सामने बैठी थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कितने दिलकश, सरापे और कितने हसीन चेहरे मोहरे वाली जवान औरत थी। मैंने उस पर थानेदारी का रौब न काटा। उसके साथ ऐसे अंदाज से बात की जैसे वो मुझसे मिलने आई हो और मैं गपशप लगाना चाहता हूँ। ऐसी औरतें बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाया करती हैं। हमारे चौधरी को हिंदुओं ने आखिर पकड़वा ही दिया ना, जरीना ने मुस्कुराकर कहा। वो खुद पकड़ा गया है, मैंने कहा। और तुम जानती हो कि वो क्यों पकड़ा गया है? मेरी एक बात गौर से सुन लो जरीना। जो कुछ तुम जानती हो सच सच बता दो। अब चौधरी से न डरना, इसकी चौधराहट खत्म हो गई है। मुझे तुम्हारे मुतालिक हर एक बात मालूम है। मुझे तुम पर तरस आता है कि खुदा ने तुम्हें जितना हुस्न दिया है उतनी अच्छी किस्मत नहीं दी। ये खामिन तुम्हारे काबिल नहीं था। उम्र में बड़ा शक्ल सूरत से गया गुजरा और बिल्कुल अहमक। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अब्दुल रहीम ने तुम्हारा रिश्ता इस आदमी से क्यों कराया था और तुम्हें बाग में ही क्यों मकान दे दिया था। तुम अपने खामिद की नहीं, अब्दुल रहीम की बीवी हो। मेरी किसी बात से घबराना नहीं। तुम मेरी मुजरिम नहीं हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आप बात तो करें, उसने कहा। मैं कुछ जानती हूँ, बता दूंगी। मैं उससे उषा और अब्दुल रहीम के ताल्लुकात के मुतालिक मालूम करना चाहता था। उसने बताया कि इन दोनों के ताल्लुकात किस तरह शुरू हुए थे और वह किस तरह पैगाम रसानी करती रही है। जरीना को उनकी मुलाकातें पसंद नहीं थीं क्योंकि उसकी जगह उषा ने ले ली थी और जरीना पर अब्दुल रहीम की करम नवाजी कम हो गई थी। मगर जरीना चौधरी की हुक्मदुली नहीं कर सकती थी। इसके अलावा जरीना जब अब्दुल रहीम की राजनां भी थी। उसकी वजह से अब्दुल रहीम इसे खुश रखता था। जरीना उससे जो बात पूछती वो बता देता था। अब मैंने जरीना को बताया कि अब्दुल रहीम किस जुर्म में पकड़ा गया है तो मैंने देखा कि उसे उसकी खुशी हुई और वो पूरी तरह से मेरे साथ ताउन करने लगी। मुझे ये मालूम करना है कि अब्दुल रहीम ने उषा के भाई को किस तरह कत्ल किया है, मैंने कहा। और पानी में लाश फेंकने कौन गया था? मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती, उसने कहा। ये कह सकती हूँ कि उषा का भाई हमारे चौधरी के हाथों कत्ल हुआ है। एक रात चौधरी बाग में आया और मुझे बुलाया। मैं जान गई कि मुझे कहेगा कि उषा को बुला लाओ। मैं ऐसे वक्त नहीं जाना चाहती थी। मैं उसके पास फिर भी गई तो उसे गुस्से की हालत में देखा। कहने लगा कि बीवी से लड़ाई हो गई है। बीवी उसे बदकारी से मना किया करती थी। उस रात उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हो गई। मेरा चौधरी पर बहुत असर है। मैं उसे हर हालत में संभाल लिया करती हूँ। बाग वाले मकान में उसने शराब भी रखी हुई है। मैंने उसे बहुत परेशान और गुस्से की हालत में देखा तो शराब की बोतल और गिलास निकाल लाई, पानी भी ले आई और शराब और पानी गिलास में डाल दिया। उसने कहा कि आज तुम भी पियो। इससे पहले मैंने 3-4 बार पी थी। मैं इसकी आदी न हो सकी। उसके कहने पर मैंने दूसरा गिलास लिया और थोड़ी सी शराब डाल ली। वो पीने लगा और गुस्से में ज़रा ज़्यादा पी गया, लेकिन होश में रहा और होश की बातें करता रहा। कहने लगा कि सुरेश ने उसे धमकी दी है और अब वो सुरेश को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे कहा कि सुरेश की बहन आपके कब्जे में है। सुरेश को कत्ल करने की क्या ज़रूरत है? इसने नशे में कोई बात न छुपाई और एक नई बात बताई। उसने बताया कि आज बीवी ने उसके साथ इसलिए लड़ाई की है कि सुरेश उसकी बीवी से मिला था और उसे कहा था कि अपने खामिद को बदकारी से रोको, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बीवी पहले ही चौधरी के खिलाफ भरी बैठी थी। उसने सुरेश से कहा कि वो अपनी बहन को क्यों नहीं रोकता। सुरेश ने उसे कहा कि वो माँ बाप के हाथों मजबूर है, वो तंग आकर अपनी बहन का गला घोंट देगा। इस तरह इन दोनों में बड़ी अच्छी बातें हुई। चौधरी की बीवी ने सुरेश से कहा कि वो औरत जात है, मर्द को बदी से किस तरह रोके। सुरेश ने उसे कहा कि चौधरी ने मेरी बहन के साथ याराना गांठ रखा है। आओ हम आपस में दोस्ती कर लें और तुम अपने खामिद को बताना कि तुमने सुरेश की बहन को बीवी बना रखा है, तो मैंने सुरेश को खामिद बना लिया है। चौधरी ने मुझे बताया कि उसकी बीवी ने उसे कहा कि वो यानी चौधरी अपने करतूत से बाज ना आया तो बीवी भी ऐसे ही करतूत शुरू कर देगी और शुरू सुरेश से करेगी। कौन खामिद ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है? चौधरी ने अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारा तो बीवी ने आसमान सर पर उठा लिया। चौधरी बाग में आ गया। उसने ये भी कहा कि अब मैं सुरेश को नहीं छोड़ूंगा। उसने रात बाग में गुजारी। अगले रोज उसने मुझे कहा कि तुमने ठीक कहा था,
मुझे कत्ल नहीं करना चाहिए। मैं एक और तरीके से इस हिंदू बनिए को जलील करूंगा। तुम जरा हिम्मत करो, सुरेश की बीवी को बाग में ले आओ। मैंने उसे कहा कि ये काम आसान नहीं होगा, कहीं मुझे ही जूते न पड़ जाएं। चौधरी ने कहा कि ये काम कर दो तो जो मांगोगी दूंगा। मैंने उसे कहा कि काम कर देने का वादा नहीं, मैं कोशिश करूंगी। जरीना ने मुझे पूरी तफसील से बताया कि उसने सुरेश की बीवी के साथ किस तरह दोस्ती पैदा की। वो लड़की हंसमुख और खिलंडरी थी, उसे जरीना बड़ी अच्छी लगी। 2 मुलाकातों में इतनी बेतकल्लुफी पैदा हो गई कि राजो न्याज की बातें करने लगी। सुरेश की बीवी ने सुरेश के खिलाफ बातें शुरू कर दी। जरीना ने उसकी ये दुखती रग पकड़े रखी और एक रोज उसे बाग में ले गई। उस रोज अब्दुल रहीम बाग में नहीं था। जरीना और ये हिंदू लड़की गहरी सहेलियां बन चुकी थीं। जरीना ने इसे अपनी असलियत नहीं बताई थी, बल्कि अब्दुल रहीम को अपना भाई जाहिर किया था। मैंने आपको तफसील से वो ढंग तरीके नहीं बताए जो जरीना ने इस लड़की को फांसने के लिए इख्तियार किए थे। ये तरीके दिलचस्प थे, हैरानकुन भी, और इनमें फनकारी भी थी। मैं कुछ तवालत की वजह से और ज़्यादातर इस वजह से कि कहानी में बिला वजह लज्जत पैदा करना मेरा मकसूद नहीं। मैं इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि इंसान में दरिंदगी भी है और इंसान में इस कदर फरेबकारी है जहाँ तक शायद तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता। और इसके साथ ही ये इंकिशाफ भी होता है कि इंसान के अंदर कैसी कैसी कमज़ोरियाँ हैं कि वो फरेब में आ जाता है। सुरेश की बीवी जरीना के फरेब में आ गई और वो दूसरे दिन भी जरीना के साथ बाग में चली गई। जरीना ने प्रोग्राम ये बना रखा था कि 2-3 बार बाग में ले जाकर एक रोज़ इसे अब्दुल रहीम से मिलवा देगी। जो रस्मी सी मुलाकात होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती पक्की करा देगी। मगर अब्दुल रहीम और जरीना एक पहलू को नज़रअंदाज कर रहे थे। इस पहलू पर सुरेश की बीवी की नज़र पड़ गई। वो जब दूसरी मर्तबा बाग में गई तो उसने जरीना से उसके भाई का नाम पूछा। सुरेश की बीवी ने चौंक कर बाग का जायजा लिया और ज़ेरे लब अब्दुल रहीम कहकर सोच में पड़ गई। ये वही बाग है, उसने कहा। इसके मालिक का नाम चौधरी अब्दुल रहीम है ना? और तुम्हारा नाम जरीना है, जिसे जर्रो कहते हैं। जरीना ऐसे चकराई कि उसके मुंह से हाँ निकल गया। और वो जो मैंने सुना है कि अब्दुल रहीम की एक बड़ी खूबसूरत नौकरानी है, वो तुम तो नहीं? सुरेश की बीवी ने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें हैरत भी थी और गुस्सा भी। उसने जरीना के कंधे पकड़े और उसे झंझोड़ कर कहा, सच बताओ तुम कौन हो और मेरे साथ तुमने दोस्ती क्यों की है? जरीना ने इसे चक्कर देने की कोशिश की, लेकिन इस हिंदू लड़की को याद आ गया कि ये वो बाग है जहाँ उसके खाविंद की बहन उषा आया करती है। वो इस कदर भड़की कि जरीना के पांव उखड़ गए और उसने लड़की से साफ कह दिया कि अब्दुल रहीम उसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। सुरेश की बीवी ने जरीना के मुंह पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा और ऐसा ही एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर मारा। पेशतर इसके कि जरीना संभलती लड़की जा चुकी थी। जरीना ने अब्दुल रहीम को बताया कि ये लड़की उसके जाल में नहीं आ सकती। जरीना ने एक वाकया और सुनाया। जिस रोज सुरेश की बीवी जरीना के मुंह पर थप्पड़ मारकर चली गई थी, उससे 3 रोज बाद का ये वाकया है। मौसम न गर्म था न सर्द। रात लोग सहन में कंबल ओढ़कर सोते थे या बरामदे में। जरीना बाग में अपने मकान के बाहर सोई हुई थी। उसका खामिद अंदर सोता था। अचानक जरीना की आंख खुली, मगर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। एक आदमी ने उसकी टांगें जकड़ ली थीं और दूसरे ने उसे उठाकर कमर से पकड़ लिया। इसकी आवाज़ नहीं निकल सकती थी। 2 आदमी उसे उठाकर नदी की तरफ चले गए। जरीना अपने अंजाम से आगाह थी। उन्होंने उसे नदी की रेत पर जा उतारा और उसके मुंह से कपड़ा उतार दिया। मैं सुरेश हूँ, एक आदमी ने अपना मुंह उसके मुंह के करीब करके कहा। अच्छी तरह पहचान लो, और ये मेरा एक दोस्त है, लेकिन हम तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो तुम सोच रही हो। हम तुम्हें बेइज्जत नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं। तुम बेगैरत औरत हो। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लाया हूँ कि तुम समझ जाओ कि तुम कत्ल भी हो सकती हो और इससे पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हो सकता है। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? जरीना अंदर बाहर से कांप रही थी। चलो हम तुम्हें वहीं छोड़ आते हैं जहाँ से उठा लाए थे, सुरेश ने कहा। अपने चौधरी को बता देना कि रात सुरेश और उसका एक दोस्त मुझे उठाकर ले गए थे। उसे कहना कि हम उसकी बीवी को भी उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन वो शरीफ और मजलूम औरत है। मैं उससे इंतकाम नहीं लेना चाहता। वो दोनों उसे बाग तक छोड़ गए। उसने अब्दुल रहीम को बताया। अब्दुल रहीम का रद्द अमल पहले बड़ा जोशीला था, फिर ठंडा पड़ गया। इससे 4-5 रोज बाद उषा ने जरीना को बताया कि उसका भाई सुरेश मालूम नहीं कहाँ चला गया है। जरीना, मैंने झुंझुलाकर कहा,
तुम मुझे ये बताओ कि अब्दुर्रहीम ने सुरेश को कब और कहाँ कत्ल किया है। मैं आपको कुरान पाक और खुदा की कसमों के सिवा किसी और तरीके से यकीन नहीं दिला सकती कि मुझे कत्ल के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं। उसने कहा, मुझे जो कुछ मालूम है वो बता रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि इससे कोई वाज़ेह बात उगलवा सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा और मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा कि इस औरत को मजीद कुछ भी मालूम नहीं। इसे मैंने बाहर बिठा दिया और अब्दुर्रहीम को बुलाया। चौधरी अब्दुर्रहीम, मैंने उसे कहा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने ये क्यों कहा था कि तुम सुरेश को नहीं जानते, और तुमने उषा के मुतालिक क्यों झूठ बोला था। मेरी तसल्ली कर दो और तुम फारिग हो। देख लें कि मेरे खिलाफ क्या तूफान खड़ा हो गया है। उसने कहा, मैंने ये सोचकर झूठ बोला था कि अगर मैंने बता दिया कि सुरेश और उसकी बहन के साथ मेरा क्या ताल्लुक है तो आप कत्ल का सबसे पहला शक मुझ पर करेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि आपको ये सारी बातें पहले से मालूम हैं या मालूम हो जाएंगी। मैंने वाकई झूठ बोला है, लेकिन कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए नहीं। कत्ल के साथ मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने इससे वो तमाम बातें पूछी जो मुझे सुरेश के दोस्तों से, उषा से और जरीना से मालूम हुई थीं। उसने किसी एक भी बात को झुटलाने की कोशिश नहीं की, हर एक बात मानता चला गया। मैं आपको एक और वाकया बता देता हूँ, ये मेरे और सुरेश के सिवा किसी को मालूम नहीं। उसने कहा, जब जरीना ने मुझे बताया कि रात को उसे सुरेश उठाकर ले गया था और उस पर दस्त दराजी करने की बजाय उसे वापस छोड़ गया था, तो भी मैंने उसे कत्ल करने की नहीं सोची थी। मैं उस रोज़ सुरेश से मिला और उसे कहा कि ओछी और कमीना हरकतें ना करो, तुम्हें बदला मुझसे लेना है। जिस रोज़ बदला लेने आओगे उस रोज़ देखेंगे कि कौन मर्द है। मैंने उसे यह भी कहा था कि तुम्हारी बहन खुद मेरे पास आती है, मैं उसे घर से उठाकर नहीं लाया करता। मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ। तुम एक सोई हुई औरत को उठाकर ले गए, ये कोई मर्दानगी नहीं। उसने कुछ भी ना कहा और चला गया। 2 या 3 रोज बाद उषा ने मुझे बताया कि सुरेश किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। इससे 5-6 रोज बाद उषा बाग में आई और मुझे कोसने लगी। कहती थी कि सुरेश को मैंने गायब किया है। मैंने इसे बहुत कहा कि उसका इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, लेकिन वो ना मानी और उसने बाग में आना छोड़ दिया। मैं अब्दुर्रहीम को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता था और उसे अभी गिरफ्तार भी नहीं कर सकता था। सूरज गुरूब हो गया तो मैंने बाकी सबको जाने की इजाज़त दे दी। अब्दुर्रहीम को थाने में ही रखा। उसके रिश्तेदार आ गए थे, वो खुशहाल जमींदार थे, मेरे पास बैठकर उसे कोसते रहे। मैंने उन्हें कहा कि ये इकबाल जुर्म कर ले तो मैं इसकी बहुत मदद कर सकता हूँ। उन्होंने उसे कहा भी, लेकिन उसने चिल्लाना और चीख चीख कर बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं इसकी बीवी को भी थाने बुलाऊंगा। इस पर वो और ज़्यादा तड़पा। मैंने उसे कहा कि वो सो जाए, उस पर ज़रा सा भी तशद्दुद नहीं होगा। आधी रात से कुछ पहले तक तो मैंने उससे पूछगछ जारी रखी। इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसे अभी मैं हवालात में बंद नहीं कर सकता था। अभी तो ये भी पता नहीं चला था कि मरने वाला कत्ल हुआ है या उसने खुदकुशी की है। मैंने एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को कुछ हिदायत देकर अपने घर चला गया। अगली सुबह मैं थाने गया तो पता चला कि एएसआई और हेड कांस्टेबल ने उसे सारी रात सोने नहीं दिया। वो बारी बारी जागते रहे और उन्होंने पूछगछ जारी रखी। इसके साथ दोस्ताना बातें भी करते रहे और उसे डराते भी रहे। सुबह तक उसकी हालत उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। वो बदमाश और बदकार था, पेशावर मुजरिम नहीं था। वो इज्जतदार आदमी था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और उसके आंसू बहने लगे। मैंने यही एक रट जारी रखी, चौधरी इकबाली जुर्म कर लो। झूठे और सच्चे आदमी का चेहरा हर तजुर्बेकार थानेदार पहचान लेता है। मुझे कुछ ज़्यादा ही महारत थी। मुझे शक होने लगा था कि इस शख्स ने सुरेश को कत्ल नहीं किया। मैंने उस रोज़ मुखबिरों से रिपोर्टें ली, कोई सुराग न मिला। शाम से ज़रा पहले लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। लिखा था कि मौत डूबने से वाक़ई नहीं हुई, गला दबाकर हलाक किया गया है और मौत तकरीबन 12 दिन पहले वाक़ई हुई है। ये तो मैंने भी यकीन कर लिया था कि ये हिंदू की लाश है, मुसलमान की नहीं। मैंने लाश का चेहरा अब्दुर्रहीम को दिखाया और पूछा कि सुरेश की लाश है या किसी और की है। उसने चेहरा गौर से देखकर कहा कि चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है, वो यकीन से कुछ नहीं कह सकता। उसे यही कहना था कि ये लाश सुरेश की नहीं। मैंने लाश वारिसों के हवाले कर दी। उन्होंने रात को ही लाश को जला दिया। अगली रात भी अब्दुर्रहीम को मैंने तफ्तीश की चक्की में खूब पीसा। इससे अगले दिन मैं अब्दुर्रहीम के घर चला गया और उसकी बीवी से मिला। रो रो कर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। जरीना ने उसके मुतालिक जो कुछ बताया था उसने तस्दीक की
और ये भी बता दिया कि सुरेश ने उसे कहा था कि वो उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। बीवी ने अब्दुर्रहीम को बता दिया था और कहा था कि उसकी बदकारी की वजह से एक हिंदू ने उसे इतनी ज़्यादा तौहीन आमेज बात कही है। इस पर मियाँ बीवी की लड़ाई हुई थी। मैं सुरेश के घर गया। उसकी बीवी अपने घर जा चुकी थी। मैं वहाँ चला गया और इस लड़की से मिला। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने इससे वो बात पूछी जो जरीना ने उसके मुतालिक बताई थी। उसने कहा कि ये ऐसे ही हुआ था। जरीना उसकी सहेली बन गई थी, लेकिन वो धोखे में आने से पहले ही भांप गई थी। मैंने ये मालूम करने के लिए कि उसका चाल चलन कैसा है और उसका किसी गैर मर्द के साथ दरपर्दा दोस्ताना होगा, उससे बहुत पूछगछ की। उसने तस्लीम किया कि उसे सुरेश अच्छा नहीं लगता था। वो समझ गई थी कि मैं क्या मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़रूरी तो नहीं होता कि कोई बीवी अपने खामिद को नापसंद करे तो वो किसी और को पसंद करती हो। उसने कहा, आप मेरे मुतालिक मुझसे ना पूछें, दूसरों से पूछें। उषा मेरी दुश्मन है, आप इससे पूछ लें कि मेरा चाल चलन कैसा है। मज़ीद 4-5 दिन गुजर गए। मैं शिकस्त महसूस करने लगा। एक हफ्ते से अब्दुर्रहीम मेरे पास थाने में था। वो मुझे बेगुनाह दिखाई देने लगा। आखिर थक हार कर मैंने अब्दुर्रहीम को घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसे बता दिया कि वो मुश्तबा है और घर से गैर हाजिर नहीं हो सकता। उसके पीछे 2 मुखबिर भी लगा दिए। इससे 2 रोज़ बाद का वाक़या है। दिन का 1 बज चुका था। रिपोर्ट आई कि अब्दुर्रहीम कत्ल हो गया है और लाश बाग में पड़ी है। रिपोर्ट लिखवाने वालों में एक उसका चचा था, एक मामू और दोनों मज़ारे उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आदमी को देखा कि वो उस तरफ से बाग में अब्दुर्रहीम के मकान में दाखिल हुआ जिधर से रास्ता नहीं था। पौधों और झाड़ियों की बाढ़ थी। उसका सर और चेहरा पगड़ी में लिपटा हुआ था। उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वही आदमी दौड़ता हुआ बाढ़ से निकल गया और घोड़ा दौड़ाने की आवाज़ें सुनाई दी। मज़ारों को शक हुआ कि कोई गड़बड़ है। वो उधर गए। देखा कि अब्दुर्रहीम दरवाजे में पेट के बल पड़ा है और खून ही खून था। वो मर चुका था। उन्होंने लाश को हाथ नहीं लगाया और मेरे पास आ गए। वो घोड़ों का ज़माना था। कातिल भी घोड़े पर आया था और निकल गया। मैं अपने घोड़े पर बैठा और जाए वारदात पर पहुंचा। मेरे स्टाफ के साथ खोजी भी आ गया। जिस तरफ से कातिल आया था उधर खुरे बड़े साफ थे। खोजी को मैंने उधर भेज दिया। लाश सीधी की, पेट फटा हुआ था, अतड़ियाँ वगैरह बाहर आ गई थीं। लंबे चाकू या खंजर के 2 गहरे जख्म सीने पर थे। मैंने वहाँ जो कार्रवाई करनी थी मुकम्मल की और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। जिन मज़ारों ने कातिल को देखा था उनसे कुरेद कुरेद कर पूछा कि उसका कद-बुद कैसा था और कपड़े वगैरह कैसे थे। उन्होंने कद दरमियाना और जिस्म गठा हुआ बताया। चेहरा पगड़ी में छुपा हुआ था, इसलिए वो ना देख सके। उसने शलवार और कुर्ता पहन रखा था। ये हुलिया मेरे काम नहीं आ सकता था। मैंने वो रास्ता देखा जिधर से कातिल गया था। नदी करीब ही थी और गहराई में से गुजरती थी। मुझे उम्मीद थी कि उसे किसी ने उधर जाते देखा होगा। मैं घोड़े पर सवार हुआ और बाग में से निकलने लगा तो देखा कि कुछ राह जाते लोग भी वहां रुक गए थे। इनमें से एक ने मुझे बताया कि उसने एक घुड़सवार को बाग की तरफ से नदी की तरफ जाते देखा है। घोड़ा सर पर दौड़ रहा था। सवार ने सर और चेहरे पर पगड़ी लपेट रखी थी। घोड़ा गहरे बादामी रंग का था और उसकी अगली दोनों टांगों के दरमियान बहुत बड़ा सफ़ेद दाग था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो घोड़ों का ज़माना था। लोग घोड़ों के हुलिये पूरी तफसील से बयान किया करते थे। मैं और आगे चला गया। नदी में पानी बहुत थोड़ा था। 2 आदमी घोड़ों पर नदी में से आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बादामी रंग का एक घोड़ा जिसकी अगली टांगों के दरमियान खाल सफ़ेद थी और उस पर सवार चेहरा पगड़ी में छुपाए हुए था, उन्होंने देखा होगा। उन्होंने देखा था और जहां उन्होंने देखा था वो जगह कमोबेश 12-13 मील दूर थी। इन आदमियों में से एक ने कहा कि उसे शक हुआ था कि इस सवार के कपड़ों पर लाल दाग धब्बे थे। अगर कातिल इतनी दूर निकल गया था तो इसका मतलब ये था कि वो बहुत दूर से आया था। मेरा ख्याल था कि मकतूल बदकार आदमी था और किसी ने इसी सिलसिले में उसे कत्ल कर दिया है। जरीना मेरी रहनुमाई कर सकती थी। अगर कातिल दूर से आया था तो वो किराए का कातिल होगा। दुश्मनी शहर में ही होगी। मेरा आगे जाने बेकार था। मैं बाग में चला गया और जरीना को अलग करके कहा कि मैं उसे थाने नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं। वो मुझे यहीं वो बातें बता दे जो उसने अभी तक नहीं बताई। मैंने उसे यह भी कहा कि अब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई फ़ायदा है। उसका चौधरी मर चुका है। मैंने उससे पूछा कि उषा के अलावा अब्दुर्रहीम के ताल्लुकात और किस औरत के साथ थे।
वो पुरानी बातें हैं, उसने कहा। चौधरी ऐसा भी नहीं था कि औरतों के पीछे ही भागता रहता, एक औरत के साथ दोस्ती रखता था। आपको बता चुकी हूँ कि उसने मेरी शादी इस नीम पागल आदमी के साथ करा के मुझे बाग में ये मकान दिया था। ये सब कुछ उसने मेरी खातिर किया था। फिर उसे उषा मिल गई। इस दौरान में उसने मेरे साथ ताल्लुकात इसलिए निभाए कि मैं उसके साथ रहती थी। उषा से पहले उसका ताल्लुक एक हिंदू लड़की के साथ था। वो अब 3 बच्चों की माँ है। चौधरी ने मेरे हाथों सुरेश की बीवी को जाल में लाने की कोशिश की थी, जो कामयाब नहीं हुई। मैंने जरीना से मजीद पूछगछ की। मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ भी नहीं छुपा रही। मुझे कत्ल का बायस मालूम करना था और मेरी निगाह में बायस मकतूल का बुरा चाल चलन था। सुरेश खुद कत्ल हो चुका था। वो जिंदा होता तो मैं उस पर शक करता। एक ख्याल ये भी आता था कि उषा का बाप तो उसे मकतूल से मिलने से ना रोक सका। सरकर्दा हिंदुओं की गैरत जोश में आ गई होगी और उन्होंने किराए के कातिल से अब्दुल रहीम को मरवा दिया। मकतूल की बीवी बाग वाले मकान के बाहर बैठी हुई बैन कर रही थी। उसे औरतें कहती रही थीं कि वो घर चले, लेकिन वो घर नहीं गई थी। मैंने उसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि वो अब अपने खामिद के कातिल से इंतकाम लेने की सोचे, और इसका तरीका यह है कि मैं जो पूछता हूँ वो सही सही बता दे, ताकि मैं कातिल को पकड़ूं और उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दूं। उसे मैं एक तरफ ले गया और कहा, मुझे ये बताओ कि उसके खामिद के ताल्लुकात किस किस के साथ थे। एक तो वह हिंदू औरत है जिसका नाम उषा है, इसके अलावा कौन है? दूसरी उसने बाग में रखी हुई है। उसने जवाब दिया, उसकी बीवी तो यही है, जरूर पक्की बदमाश औरत है। वो भी मैं जानता हूँ, मैंने कहा। ये तो बेगैरत औरत है और उसका खामिद दिमाग से आरी है। उसे तो अपनी होश नहीं। मुझे ये शक है कि अब्दुल रहीम ने किसी गैरतमंद भाई की बहन या किसी गैरतमंद खामिद की बीवी पर हाथ डाला था और मारा गया है। क्या तुम किसी ऐसी औरत को जानती हो? उड़ते उड़ते बात बीवी तक पहुंच ही जाती है। नहीं, उसने कहा, मैं किसी ऐसी औरत को नहीं जानती। मुझ तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची। कोई और दुश्मनी? मैंने पूछा। रिश्तेदारों के साथ जायदाद का झगड़ा या कोई और ऐसी वजह जिसने तुम्हारे खामिद को कत्ल करा दिया है? जायदाद का झगड़ा तो है, उसने कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि कत्ल तक नौबत आ जाए। मैंने इस झगड़े की तफसील पूछ ली, उन आदमियों के नाम भी नोट कर लिए जिनके साथ झगड़ा था। मुझे अचानक एक और ख्याल आ गया। मैंने मकतूल की बीवी से पूछा कि वो इन चंद दिनों में कहीं बाहर तो नहीं गया था। उसने एक गांव का नाम लेकर कहा कि वहां गया था और तीसरे रोज वापस आया था, जिस रोज सुरेश की लाश बरामद हुई थी। इससे एक रोज पहले वो वापस आया था। यह ख्याल मुझे इसलिए आया था कि ऐसे चाल चलन के लोग जहाँ भी जाते हैं नज़र औरतों पर रखते हैं। मुमकिन है कि वो जिस गांव में गया था वहाँ किसी औरत पर दस्तराजी कर बैठा हो और उस औरत के भाई या खामिद ने यहाँ आकर उसे कत्ल कर देना बेहतर समझा हो। थाने में कुछ और छोटे मोटे केस भी थे, लेकिन एक के बाद दीगरे कत्ल की 2 वारदातों ने मुझे चकरा दिया। एक तो लड़ाई झगड़े के कत्ल होते हैं जिनमें सुराग रसानी की जरूरत नहीं होती, कातिल सामने मौजूद होते हैं, सिर्फ मुकदमा कायम करना होता है, शहादत और सबूत फराहम हो ही जाते हैं। मुश्किल ये कत्ल पैदा करते हैं जो चोरी छुपे किए जाते हैं, कातिल का कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे कत्ल का पस मंजर और बायस मालूम करना पड़ता है। इसमें कामयाबी हो जाए तो सुराग रसानी जरा आसान हो जाती है। अब्दुल रहीम का कत्ल इंतकामी कार्रवाई मालूम होती थी और उसका ताल्लुक उसके चाल चलन के साथ था, इसलिए मैं इसी पर तवज्जो मरकूज किए हुए था। उसके साथ मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी की इज्जत और हैसियत का ख्याल नहीं रखूंगा। कोई मुसलमान हो या हिंदू, मर्द हो या औरत, हर किसी को थाने बुलाकर बिठा लूंगा। ये मेरी आदत बन गई थी कि मैं शरीफ घराने की किसी औरत को थाने नहीं बुलाया करता था, खुद उसके घर चला जाता था। मैंने अपने जराये से मालूम कर लिया था कि मकतूल के गहरे और हमराज दोस्त कौन कौन हैं। वो 2 थे। इन्हें थाने बुला लिया। उषा को और उसकी माँ बाप को भी बुला लिया। पहले उसके एक एक दोस्त को बुलाया। पहले ही दोस्त ने मुझे बताया कि मकतूल उस गांव किसी काम से गया था। वापस आकर उसने सुनाया था कि उसने एक बड़ी खूबसूरत औरत के साथ मोहब्बत की बातचीत कर ली, लेकिन उसके खामिद को पता चल गया। उसने अपनी बीवी के 2 भाइयों को बता दिया। मकतूल इन भाइयों के ही घर गया था। उसे इस औरत ने इशारे से ये मौका पैदा करके खबरदार कर दिया था कि वो रात यहाँ न ठहरे। चुनाचे रात को वो चोरी छुपे भाग आया। इससे अगले रोज सुरेश की लाश बरामद हो गई और मैं मकतूल को थाने ले आया। इसे थाने से 5-6 रोज बाद फारिग किया तो वो कत्ल हो गया।
इससे ये ज़ाहिर हुआ कि कातिल इसके साथ साए की तरह लगा रहा। जो ही उसे मौका मिला वो वार कर गया। 2 आदमियों ने घुड़सवार को कस्बे से 12-13 मील दूर जहां देखा था वो जगह उस गांव के करीब थी जहां मकतूल गया था। मैंने उसी वक्त अपने एएसआई को इन हिदायत के साथ उस गांव रवाना कर दिया कि वो इस घर में गहरे बादामी रंग की घोड़ी देखे, घर की तलाशी लेकर चाकू या खंजर और खून आलूद कपड़े बरामद करे, जिस पर भी शक हो उसे गिरफ्तार करके ले आए। मैंने उसे एक हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबलों की मुसल्लह गार्ड दे दी। रात को भी मैंने पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। आधी रात गुजर रही थी कि थाने में एक और मुसीबत आ गई। सुरेश का ससुर का जवान बेटा, इनके महल्ले के 2 मुअज़्ज़िज़ आदमी और चौकीदार आए। सब पर खौफ तारी था। उन्होंने इत्तला दी कि सुरेश की बीवी अगवा हो गई है। अगवा इस तरह हुई कि लड़की सुरेश के कत्ल के बाद अपने माँ बाप के घर में थी। रात उसका बाप और भाई बरामदे में और उसकी माँ और वो सहन में सोई हुई थी। इन्हें किसी ने जगाया। उनके सर पर 2 आदमी बर्छियां ताने खड़े थे। उन्होंने कहा कि किसी ने ऊंची आवाज निकाली तो वो कत्ल हो जाएगा। एक आदमी सहन में था। सुरेश की सास ने बताया कि सहन वाले आदमी ने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसे कंधे पर डालकर बाहर निकल गए। दूसरे 2 आदमी ये कहकर बाहर निकले कि हमारे चले जाने तक कोई कुछ न बोले वरना कत्ल हो जाएगा। चौकीदार ने बताया कि 4 आदमी घोड़ों पर सवार आए और एक ने घोड़े से उतरकर खंजर उसके सीने पर रख दिया और बोला, आवाज न निकालना। चौकीदार मजबूर होकर खड़ा रहा। 3 सवार चले गए। वो वापस आए तो उन्होंने लड़की को उठा रखा था। मैं जाए वारदात पर गया। ये बड़ी ही दिलेराना वारदात थी और ये पेशावरों की वारदात मालूम होती थी। उन्होंने सहन की दीवार फलांगी थी और अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर निकले थे। इनके घोड़े बाहर खड़े थे। वो सवार हुए और गए और मेरे लिए ये सवाल छोड़ गए कि सुरेश की बीवी को क्यों अगवा किया गया है और ये भी कि इतनी संगीन वारदातों का अखाड़ा मेरा ही थाना क्यों बन गया है। रात इस नई वारदात की इब्तिदाई कार्रवाइयों में गुजर गई। दिन तुलू हुआ तो एएसआई 4 आदमियों को साथ लिए गांव से वापस आ गया। उसने बताया कि गांव में घोड़े और घोड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन एक भी ऐसी नहीं जिसकी अगली टांगों के दरमियान खाल सफेद हो। मैंने इन चारों को खोजियों के हवाले कर दिया कि इनके खुरे देखे और एएसआई से कहा कि अब्दुल रहीम और सुरेश के कत्ल के केस वो संभाल ले। सुरेश की बीवी बल्कि बेवा का अगवा और पेचीदा था। मैंने उस पर तवज्जो मरकूज कर ली। मैं बड़े ही मुश्किल हालात में और इससे ज़्यादा पेचीदा केसों में भी कभी घबराया नहीं था, लेकिन इन वारदातों ने मुझे परेशान कर दिया। सुरेश के कत्ल के मुतालिक तो मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि ऊपर वालों को रिपोर्ट देकर अदम पता करार दे दूंगा। यूँ समझिए कि मैंने हथियार डाल दिए थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी। मैं जवानी में भी खुदा को हर हाल में याद करने वाला आदमी था। जब कभी कोई मुश्किल आ पड़ती तो मैंने अल्लाह से मदद मांगी और मदद मिल गई। अब भी अल्लाह ने मेरी मदद मोजिज़े की तरह की। यूँ लगता था जैसे मैं थिएटर के स्टेज पर ड्रामा देख रहा हूँ जिसके सीन ख़त्म होने में ही नहीं आए और समझ ही नहीं आई कि इस ड्रामे का अंजाम क्या होगा। मगर एक सीन ऐसा आ गया कि अचानक ड्रामा ख़त्म हो गया और ख्याल आया कि यही सीन होना चाहिए था आखिरी। मैं भी परेशान हो रहा था कि ऐसी संगीन वारदातों के इस ड्रामे का अंजाम क्या होगा। मैं दिन भर तफ्तीश में मसरूफ रहा। शाम हुई, रात आई, मैं तफ्तीश में उलझा रहा। अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था जो कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं इस कदर थक गया था कि कांस्टेबलों की बारक में जाकर एक चरपाई पर गिर पड़ा और मेरी आंख लग गई। मगर एक और बम फटा। बरामदे में शोर सुनाई दिया। एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया कि 3-4 हिंदू आए हैं, कहते हैं कि सुरेश की बदरू ने आकर खून कर दिया है। मैं दौड़ता बाहर निकला। बरामदे में 4 हिंदू और 2 मुसलमान खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो सुरेश के पड़ोस में रहते हैं। उसके घर इन्हें औरतों की चीखें सुनाई दी और सुरेश का बाप भूत भूत चिल्लाए जा रहा था। बाहर का दरवाज़ा खुला था। ये 6 आदमी अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उषा सहन में खून में लथपथ पड़ी थी। उसकी माँ और उसका बाप हाथ जोड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे थे और कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। इतने में कमरे में से सुरेश निकला। वो बिला शक व शुबा सुरेश था जिसकी लाश नदी से बरामद हुई थी। एक मुसलमान ने कहा कि वो एक सूटकेस उठाए हुए कमरे से निकला। उसके हाथ में खंजर था। बरामदे में जलती हुई लालटेन लटक रही थी। मेरे हाथ में ये टार्च थी।
میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی۔ وہ واقعی سریش تھا۔ اس نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، سب مارے جاؤ گے۔ 4 ہندو جوان 2 مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے۔ اتنا ڈرے کہ ہاتھ بھی جوڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ اس نے سریش سے کہا کہ تم سریش کا بھوت بدرو ہو تو وہیں غائب ہو جاؤ جہاں کھڑے ہو۔ سریش نے انہیں پھر ڈرایا اور فوراً بعد سوٹ کیس پھینک کر ٹارچ والے مسلمان پر حملہ کر دیا۔ دوسرے مسلمان نے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈے کا ایسا وار کیا کہ سریش کے خنجر والے ہاتھ پر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ ٹارچ پرانے زمانے کی بڑی لمبی اور موٹی ٹارچ تھی۔ اس مسلمان نے ٹارچ سریش کے سر پر ماری۔ پھر ان دونوں نے اسے ڈنڈے اور ٹارچ سے اتنا پیٹا کہ وہ گر پڑا۔ خنجر اٹھانے کا کسی کو خیال نہ رہا۔ سریش کا ہاتھ خنجر تک پہنچ گیا۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا۔ وہ پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اس نے اٹھنے کی بجائے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ اتنے میں اس کا وہ پڑوسی دوست آ گیا جس نے سریش اور اس کی بہن اوشا کے متعلق مجھے بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ اس نے دونوں مسلمانوں سے مل کر سریش کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ اس کا دوست اس کا خون روکنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باقی سب تھانے کو دوڑے آئے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سب کو باری باری دیکھا۔ وہ سب ہوش میں معلوم ہوتے تھے۔ میرے ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سب سے پہلے انہیں برا بھلا کہا کہ وہ اسے اٹھا کر کیوں نہ لائے، اسے اسپتال لے جاتے اور نزعی بیان لے لیتے، اب تک تو وہ مر چکا ہوگا۔ میں اتنا تیز کبھی نہیں دوڑا تھا۔ سریش کے گھر پہنچا، وہ زندہ تھا۔ اسے چارپائی پر ڈالا، اس کے باپ اور ماں کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اسے اسپتال پہنچایا اور ڈاکٹر کو جگایا۔ ڈاکٹر نے اس کا نزعی بیان قلم بند کیا۔ سریش نے ہانپتی ہوئی کربناک آواز میں بات یہاں سے شروع کی۔ چودھری عبدالرحیم کو میں نے قتل کیا ہے، اپنی بیوی کو میں نے اغوا کیا ہے اور اپنی بہن اوشا کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں شکورے کے پاس چلا گیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں خوبصورت اور نوجوان لڑکی دوں گا، اس کے عوض میرے 3 کام کر دو۔ یہ 3 کام تھے: عبدالرحیم اور اپنی بہن کا قتل اور اپنے سسرال کے گھر میں ڈاکہ۔ اس کے بعد اسے شکورے کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ شکورہ اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا اور اشتہاری ملزم۔ خنجر جو سریش نے اپنے سینے میں مار لیا تھا وہ پھیپھڑوں میں زیادہ نہیں اترا تھا۔ اس کی فوری موت کا امکان بہت ہی کم تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ پر دونوں مسلمانوں کے ڈنڈے اور ٹارچ کی چوٹیں تھیں۔ ان چوٹوں نے اسے نیم بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے سینے میں خنجر پوری طاقت سے نہیں مار سکا تھا۔ وہ بیان دینے کے قابل تھا مگر مرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا سینہ اور چھوٹا سا آپریشن کر کے پھیپھڑے کے زخم کو ٹھیک کر دے گا، لیکن سریش نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر اسے مرنے نہیں دے گا، آپ لوگ مجھے پھانسی دینے کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے مرنے دیں اور مرنے سے پہلے میری ساری بات سن لیں تاکہ آپ کے اور کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے۔ ڈاکٹر کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا خون بہتا رہے اور ہم اس کا بیان لیتے رہیں۔ وہ اقبال جرم تو کر ہی چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ شکورے ڈاکو کے پاس چلا گیا تھا۔ اب مجھے تفصیلات قلم بند کرنا تھیں۔ وہ پھیپھڑے کے زخم کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس زمانے میں بے ہوشی کے انجیکشن نہیں تھے، کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی ناک کے ساتھ شیشی لگانے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اٹھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے ایک کپڑا سریش کی ناک پر رکھ دیا۔ اس میں بے ہوشی والی دوائی تھی۔ سریش ذرا سا تڑپا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ آپریشن ٹیبل پر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سینے کو تھوڑا سا چیرا دیا اور پھیپھڑا دیکھا۔ میں باہر نکل گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھے بتایا کہ زخم خطرناک ہے لیکن بچنے کی امید خاصی ہے۔ میں نے باقی رات وہیں ایک بینچ پر لیٹ کر گزار دی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب سریش ہوش میں آیا اور مجھے اطلاع دی گئی۔ اس کے سر پر بھی پٹیاں باندھ دی گئی تھیں۔ ٹارچ کی ضربوں سے 2-3 جگہوں سے سر کی کھال پھٹ گئی تھی۔ سریش کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور اس پر 2 کانسٹیبلوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ شفقت سے باتیں کیں، دلی ہمدردی کا اظہار کیا، اسے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ساری بات سنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شکورہ ڈاکو کون تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں، خصوصاً وسطی ہند میں، کئی ایک ڈاکوؤں نے تاریخی شہرت حاصل کی تھی۔ کسی وقت یہ ڈاکو ٹھگ کہلاتے تھے۔ مغلوں نے ان کی سرکوبی کے لیے بہت کچھ کیا تھا لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ انگریزوں نے آ کر ان کے خلاف فوج استعمال کی اور پولیس کے الگ اسکواڈ بنا دیے جو صرف ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہوتے تھے۔ ٹھگی اور ڈاکہ زنی باقاعدہ پیشہ بن گیا تھا۔
अंग्रेज़ों की मुसलसल इंसदादी और हर तरह की बड़ी ही सख्त कार्रवाइयों से डाकू और रहसन शहरों से दूर हटते हटते दुश्वार गुजार जंगलों और पहाड़ी इलाकों में चले गए। कुछ पकड़े गए और पास ने ये पेशा तर्क कर दिया, मगर ये पेशा ख़त्म न हो सका। पेशावर डाकुओं की कुछ तादाद मौजूद रही जो हिंदुस्तान में आज भी पाई जाती है। राजस्थान के इलाके में चंद एक औरतें डाकाजन गिरोहों की सरबराह हैं। चूंकि ये पेशा कायम रहा, इसलिए माशरे के सताए हुए बाज़ अफराद डाकुओं के पास चले गए और डाकू बन गए। शकूरा, जिसका नाम अब्दुल शकूर था, ऐसा ही एक पेशावर डाकू था। मैं जिस वक्त का वाकया सुना रहा हूँ, उस वक्त उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। मैंने उसे नहीं देखा था, सुना था कि वो बड़ा खूबसूरत जवान है और हंसमुख इतना कि कोई अजनबी उसे डाकू समझता ही नहीं था। उस दौर के डाकुओं की तरह वो सिर्फ उन्हें लूटता था जिनके पास सोने चांदी के अंबार होते थे। देहात के लोगों में वो बहुत मकबूल था। वो हर किसी के मसाइल में दिलचस्पी लेता और मसाइब में उनकी मदद करता था। यही वजह थी कि वो पकड़ा नहीं जाता था। वो सिर्फ एक बार पकड़ा गया था और उसे 8 साल सजाए कैद हुई थी। जेल में अच्छे चाल चलन की बदौलत उसे इतनी ज़्यादा माफ़ी मिली थी कि वो 6 साल और 1-2 माह बाद ही रिहा होकर आ गया था। चंद बरसों बाद वो फिर पकड़ा गया। उसे रेलगाड़ी पर ले जाया जा रहा था। उसे हथकड़ी लगी हुई थी। वो 2 रेलवे स्टेशनों के दरमियान जंगल में चलती गाड़ी से कूद गया और फिर हाथ न आया। ये किसी को भी मालूम न हो सका कि उसने हथकड़ी कहाँ से और किससे खुलवाई थी। उसके मुतालिक सरकारी रिकॉर्ड में ये लिखा था कि उसका बाप वस्ती हिंद में किसी नवाब का ज़ाती मुहाफिज था। अंग्रेज़ों ने कई एक मुसलमान नवाबों के वजीफे लगा रखे थे और उन्होंने छोटी छोटी रियासतें बना रखी थीं। ये नवाब और हिंदू और सिख राजे महाराजे अपनी रियाया के फिरौन होते थे। इनकी रियाया नंगी भूखी रहती और वो सही मायनों में सोने चांदी में खेलते थे। शकूरा माँ बाप का अकलौता बेटा था और उसकी एक ही बहन थी। बदकिस्मती से उसकी बहन जब 17-18 वर्ष की हुई तो कहीं नवाब साहब की नज़र उस पर पड़ गई। लड़की खूबसूरत थी। नवाब अपने मुलाजमों की बहू बेटियों को अपनी मिल्कियत समझा करते थे। इस नवाब ने शकूरे के बाप से कहा कि वो अपनी बेटी को महल में भेज दे। उसे ट्रेनिंग देकर महल की खास कनीज़ों में शामिल किया जाएगा। बाप ने हुक्म की तामील की। उस वक्त शकूरे की उम्र 20-21 साल थी। तीसरे चौथे रोज़ बहन ने शकूरे को बताया कि वो महल में नौकरी नहीं करेगी क्योंकि नवाब साहब की नीयत ठीक नहीं। शकूरा नवाब को जानता था। वो अपने बाप के साथ महल के साए में ही रहता था। वो सारी बात समझ गया। उसने बहन को महल में जाने से रोक दिया। बाप ने शकूरे से कहा कि नवाब साहब नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन शकूरे की गैरत का तकाजा कुछ और था। उसने बाप की एक न सुनी। नवाब को पता चला तो उसने शकूरे को दरबार में तलब किया और बहन के मुतालिक न भेजने की वजह पूछी। शकूरा खुदसर नौजवान था। उसने जवाब दिया कि नवाब साहब अगर उसकी बहन के साथ बाकायदा शादी करना चाहें तो भी वो नहीं मानेगा। वो बहन को किसी शरीफ घराने में आबाद करेगा। नवाब ने फिरौनियत का मुजाहरा करते हुए उसे अपने 2 खास मुलाजिमों से पिटवाया और हुक्म दिया कि कल वो खुद अपनी बहन को साथ लेकर नवाब के हुजूर में पेश करे। उसी रात वो अपने माँ बाप को बताए बगैर अपनी बहन के साथ लापता हो गया। नवाब ने अपनी रियासत की खाक छान मारी, मगर शकूरा ना मिला। वो कहीं दूर निकल गया था। उसने अपनी बहन की शादी किसी शरीफ घराने में कर दी और खुद एक जुराम पेशा गिरोह में शामिल हो गया। उसने पहला जुर्म यह किया कि उन 2 आदमियों को कत्ल किया जिन्होंने उसे नवाब के हुक्म से पीटा था। वो खुद अनपढ़ था। उसने किसी साथी से एक कागज़ पर लिखवाया था कि इन्हें मैंने कत्ल किया है। अगर नवाब ने उसके माँ बाप को परेशान किया तो नवाब भी कत्ल हो जाएगा। इस तहरीर के नीचे अब्दुल शकूर का नाम लिखा था। ये कागज़ दोनों लाशों के करीब पड़ा मिला था। मुखबिरों की इत्तलाओं के मुताबिक वो एक डाकू का शागिर्द बन गया था जिसने उसे भी उस्तादी के हाथ सिखा दिए थे। 3-4 साल बाद पकड़ा गया और 8 साल कैद हुई। 6 साल बाद रिहा होकर आ गया। उस वक्त जेल में 2-3 पेशावर रहसन सजाए कैद काट रहे थे। उन्होंने शकूरे को पुख्ताकार रहसन और बड़ा ही खतरनाक डाकू बना दिया था। वो गालिबन एक गिरोह से निकलकर दूसरे में चला गया था। इस दौरान वो इस इलाके में आ गया जिसमें मेरा थाना था। उसका उस्ताद मर गया तो उसने उस्ताद की जगह संभाल ली। वो 4 थानों के इलाकों में वारदातें करता था। मैं जब इस थाने में आया तो शकूरा बहुत मशहूर हो चुका था। पुलिस के लिए वो मुस्तकिल दर्द सर था, लेकिन देहाती इलाकों में उसका नाम यूँ लिया जाता था जैसे वो बड़ा ही नेक और पारसा शख्स हो। वो अब मफरूर और इश्तहारी मुल्जिम था
اور قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس کی 2 وارداتیں میرے تھانے کی حدود میں ہوئی تھیں۔